हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने इम्यूनोलॉजी सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमारा आज का टॉपिक है एंटीजन एंड एंटीबॉडी। इस लेक्चर में बेसिकली हम एंटीजन के बारे में डिटेल में समझेंगे और एंटीबॉडी की हम बेसिक डेफिनेशन समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एंटीबॉडी के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि एंटीजन क्या होता है। तो एंटीजन क्या है? बेसिकली एनीथिंग, कोई भी एक ऐसी चीज जिसके पास ये एबिलिटी है, कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को इंड्यूस कर सकता है और कह सकते हैं कि एक्टिवेट कर सकता है रेस्पॉन्स जनरेट करने के लिए। तो एंटीजन क्या है? कोई भी वो चीज जिसके पास ये एबिलिटी है कि वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके अपने खिलाफ एक रेस्पॉन्स जनरेट करवा सकता है, उसको हम एंटीजन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीजन बोलते हैं। आई रिपीट अगेन, कोई भी चीज जिसके पास ये एबिलिटी है कि वो इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करके एक्टिवेट करके अपने ही खिलाफ कोई रेस्पॉन्स जनरेट करवा सकता है, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? एंटीजन। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक और चीज है, वो ये है कि इस एंटीजन की ये एबिलिटी कि वो इम्यून सिस्टम को प्रवोक कर सकता है, इंड्यूस कर सकता है, एक्टिवेट कर सकता है, इस प्रॉपर्टी को, इस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? इम्यूनोजेनेसिटी बोलते हैं। तो एंटीजन की वो एबिलिटी जिसकी हेल्प से वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सकता है, इंड्यूस कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को, उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं? इम्यूनोजेनेसिटी बोलते हैं। अब बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं बिटवीन द इम्यूनोजेनेसिटी एंड एंटीजेनेसिटी। इन दोनों में क्या फर्क है? समझिएगा। मान लीजिए ये आपका कोई एंटीजन है और इस एंटीजन ने क्या किया? आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको जाके क्या किया? इंड्यूस किया और इस इम्यून सिस्टम से क्या किया? रेस्पॉन्स जनरेट करवाया। रेस्पॉन्स जनरेट करवाया। ठीक है। अभी रेस्पॉन्स जो जनरेट होता है वो होता है एंटीबॉडी फॉर्मेशन की हेल्प से, एंटीबॉडी फॉर्मेशन के थ्रू। तो एंटीजन था, उसने इम्यून सिस्टम को इंड्यूस किया और रेस्पॉन्स जनरेट करवाया एंटीबॉडी की फॉर्म में। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? मैंने आपको बताया, इसको बोलते हैं इम्यूनोजेनेसिटी। क्या बोलते हैं? जेनेसिटी। अच्छा, तो फिर ये एंटीजेनेसिटी क्या है? तो एंटीजेनेसिटी क्या होती है? जब आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है और उसने एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर दिया है, तो इन एंटीबॉडी का इस एंटीजन के साथ बाइंड होना, यानी इस एंटीबॉडी का इस एंटीजन के साथ बाइंड होना, ये कहलाता है एंटीजेनेसिटी। ये क्या कहलाता है? एंटीजेनेसिटी। क्लियर है आपको बात? दोबारा रिपीट करता हूं, एंटीजन का इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करके एंटीबॉडी फॉर्म कराना, यह था इम्यूनोजेनेसिटी। और इन एंटीबॉडीज का एंटीजन के साथ बाइंड कराना, दिस इज एंटीजेनेसिटी। दोनों में क्लियर है? अच्छा, एंटीबॉडी क्या होती है? थोड़ा इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो एंटीबॉडी जो होती है ये बेसिकली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा। और हमारे इम्यून सिस्टम में भी किसके द्वारा? बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा। किसके द्वारा? बी लिम्फोसाइट के द्वारा बनाए जाते हैं। कब बनाए जाते हैं? इन रेस्पॉन्स टू एंटीजन। जब कोई एंटीजन आके हमारे इम्यून सिस्टम को प्रवोक करता है तो उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है और इनको कौन बनाता है? लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। एंटीबॉडी क्या होते हैं? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी एंटीजन के रेस्पॉन्स पे बनते हैं। इन एंटीबॉडी का इस एंटीजन से बाइंड करना, ये क्या कहलाता है? एंटीजेनेसिटी कहलाता है। बात समझ में आई आपको? चलो डिफरेंस देख लेते हैं। इम्यूनोजेनेसिटी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ एंटीजन। कौन सी प्रॉपर्टी? कि इम्यूनोजेनेसिटी होती है कि जो एंटीजन है उसके पास ये एबिलिटी है कि वो इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करवा पा रहा है, यानी इम्यून सिस्टम को प्रोवोक करके एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करा पा रहा है। दैट इज इम्यूनोजेनेसिटी। एंटीजेनेसिटी क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ एंटीजन। क्या प्रॉपर्टी है? कि जो एंटीजन है वो किसके साथ बाइंड हो रहा है? एंटीबॉडी के साथ बाइंड हो रहा है। एंटीजन एंटीबॉडी के साथ बाइंड हो रहा है, ये क्या है? दोनों आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलो एक और बात करते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि मान लीजिए कोई एंटीजन है और इसने हमारे इम्यून सिस्टम को क्या किया है? इंड्यूस किया है, एक्टिवेट किया है। ठीक है। और क्या प्रोड्यूस करवाई है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाई है, रेस्पॉन्स जनरेट करवाया है। इस प्रॉपर्टी को हमने बोला है इम्यूनोजेनेसिटी। क्या बोला है? इम्यूनोजेनेसिटी। ध्यान रखना, अगर इम्यूनोजेनेसिटी प्रेजेंट है तो एंटीजेनेसिटी प्रेजेंट होगी ही होगी। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी एंटीजन ने हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके अगर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवा दी है, तो फिर ये एंटीबॉडी अब इस एंटीजन से जाके बाइंड होंगी ही होंगी। यानी इम्यूनोजेनेसिटी शो कर दी है, एक्टिवेट कर दिया इम्यून सिस्टम को, जगा दिया आपने उसको, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवा दी है, तो उन एंटीबॉडीज को आपको झेलना पड़ेगा, उन एंटीबॉडीज को आपको बाइंड करना पड़ेगा अपने साथ। यानी अगर इम्यूनोजेनेसिटी होगी तो एंटीजेनेसिटी भी होगी। लेकिन अगर मैं इसका रिवर्स बात करूं, इसका उल्टा बात करूं, कि कोई एंटीजन था, वो इम्यून सिस्टम को उसने एक्टिवेट नहीं किया, वो डायरेक्टली जो हमारी बॉडी में पहले से एंटीबॉडी प्रेजेंट थी उनके साथ जाके बाइंड हो गया। यानी उसने पहले क्या शो कर दी? एंटीजेनेसिटी शो कर दी। यानी हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी प्रेजेंट थी पहले से ही, उनके साथ जाके बाइंड हो गया। उसने हमारे इम्यून सिस्टम को नहीं जगाया। तो उसने अगर पहले एंटीजेनेसिटी शो कर दी है तो क्या अब हमारा इम्यून सिस्टम जागेगा? यानी अब उल्टा हो गया। पहले क्या होता था? एंटीजन आता था,
इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता था, एंटीबॉडी बनती थी, एंटीबॉडी फिर इससे बाइंड होती थी एंटीजन से। इस बार एंटीजन ने क्या किया है, इम्यून सिस्टम को नहीं जगाया, डायरेक्टली जाके जो एंटीबॉडी हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट थी उससे जाके बाइंड हो गया, यानी उसने एंटीजेनेसिटी शो कर दी। अब क्या वो इम्यूनोजेनेसिटी शो करेगा? क्या एंटीजन अगर एंटीबॉडी से डायरेक्टली बाइंड हो गया है तो क्या वो इम्यून सिस्टम को जगाएगा? तो जवाब है जगा भी सकता है और नहीं भी जगा सकता है। यानी इस केस में हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी अगर एंटीजेनेसिटी है, किसी एंटीजन के पास अगर एंटीजेनेसिटी है, वो डायरेक्टली एंटीबॉडी से बाइंड हो रहा है, तो वो इम्यूनोजेनेसिटी शो कर भी सकता है, नहीं कर भी कर सकता। यानी आपका इम्यून सिस्टम जाग भी सकता है, नहीं भी जाग सकता। कई ऐसे केसेस हैं जिसमें नहीं जागता, उसका मैं एग्जांपल दे दूं। कई सारे टॉक्सिन्स हैं या एलर्जेंस हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी डस्ट है, वो दो लोगों की नोज के थ्रू जा रही है। अब एक बंदा तो स्नीजिंग कर ही जा रहा है, छींके जा रहा है, और एक बंदे को कोई असर ही नहीं हो रहा। तो यानी एक बंदे का तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ, एक का नहीं हुआ। तो कुछ सिंथेटिक पेप्टाइड्स होते हैं, कुछ पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, जो डायरेक्टली जाके एंटीबॉडीज से बाइंड हो जाते हैं बिना हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किए हुए, और इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिवेट होता भी नहीं। तो अगर एंटीजेनेसिटी है तो इम्यूनोजेनेसिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बस समझ आ गई आपको, दोनों चीजें क्लियर हो गई। चलो यही इंपॉर्टेंट था। अब आगे चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की तरफ, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीजन की तरफ। सॉरी, एंटीजन के स्ट्रक्चर की बात करूं तो एंटीजन के जो होते हैं वो बेसिकली दो कंपोनेंट होता है। एक कंपोनेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं हैप्टेन प्रो एंटीजन या फिर इनकम्प्लीट एंटीजन। इसको इनकम्प्लीट एंटीजन क्यों बोलते हैं आगे जस्ट बताने वाला हूं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर ऑफ एंटीजन में दो कंपोनेंट होते हैं, हैप्टेन प्रो एंटीजन या फिर इनकम्प्लीट एंटीजन। ये मिलकर बना होता है कार्बोहाइड्रेट्स या फैट से मेनली। दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, कैरियर प्रोटीन। तो अगर कोई कंप्लीट एंटीजन है, एक पूरा इफेक्टिव कंप्लीट एंटीजन है, तो उसके पास दो पार्ट होंगे, एक ये हैप्टेन होगा, है ना, ये हैप्टेन होगा, और क्या होगी, कैरियर प्रोटीन होगी। तो कैरियर प्रोटीन और हैप्टेन जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक कंप्लीट एंटीजन बनेगा। इस हैप्टेन के बारे में हम थोड़ा और डिटेल में समझें, और इसको इनकम्प्लीट एंटीजन क्यों कहा गया है वो समझिएगा। तो हैप्टेन है उसको हम प्रो एंटीजन या इनकम्प्लीट एंटीजन क्यों बोलते हैं वो समझिएगा, क्योंकि जो हैप्टेन होता है ना, उसके पास एक कैपेसिटी होती है कि वो डायरेक्टली जाके हमारी एंटीबॉडी से बाइंड कर सकता है बिना हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किए हुए। बात समझ आई आपके पास? आपको बात समझ आई? बेसिकली पहले क्या होता था कि अगर कोई एंटीजन है तो उसको क्या करना पड़ेगा, इम्यून सिस्टम के पास जाना पड़ेगा, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, फिर वो एंटीबॉडी बनवाएगा, फिर एंटीबॉडी जाके इस एंटीजन से बाइंड होगी, इस एंटीजन से आके बाइंड होगी। यहाँ क्या हो रहा है, ये हैप्टेन जो है ये डायरेक्ट एंटीबॉडी के पास जाके क्या कर जाता है, बाइंड कर जाता है। यानी क्या शो कर रहा है, एंटीजेनेसिटी शो कर रहा है। पर इसके पास ये एबिलिटी नहीं है, इस हैप्टेन के पास ये एबिलिटी नहीं है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को जाके एक्टिवेट कर सके। हैप्टेन अकेला हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं कर सकता। हाँ, एंटीबॉडी से बाइंड कर सकता है, एंटीजेनेसिटी शो कर सकता है, यानी एंटीजेनिक नेचर का तो होता है, एंटीबॉडी से बाइंड तो कर सकता है, लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम को नहीं जगा सकता, इम्यूनोजेनिक नहीं होता। तो इसमें क्या होती है, हैप्टेन की अगर बात करें तो ये इम्यूनोजेनेसिटी शो नहीं करता, बट एंटीजेनेसिटी शो करता। इसीलिए हम इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट एंटीजन, क्योंकि इसके पास एंटीजन की एक प्रॉपर्टी है बस, कौन सी, एंटीजेनेसिटी वाली। इम्यूनोजेनेसिटी इसके अंदर नहीं है। तो इसके अंदर इम्यूनोजेनेसिटी आएगी कैसे, ये कंप्लीट एंटीजन बनेगा कैसे, इसके पास से दोनों प्रॉपर्टी आएंगी कैसे? तो जब ये हैप्टेन, जिसको हम इनकम्प्लीट एंटीजन बोल रहे हैं, जब ये कैरियर प्रोटीन से बाइंड होगा तब जाके क्या बनेगा, एक कंप्लीट एंटीजन बनेगा। और कंप्लीट एंटीजन यही तो बताया हमने, क्या है, हैप्टेन प्लस कैरियर प्रोटीन। तो हैप्टेन क्या है, एक इनकम्प्लीट एंटीजन है, जब कैरियर प्रोटीन से बाइंड होता है तो ये कंप्लीट एंटीजन में कन्वर्ट हो जाता है, और इसके पास दोनों प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इम्यूनोजेनेसिटी, मतलब ऐसे क्या क्या फैक्टर हैं इस एंटीजन के, किसी एंटीजन के पास ऐसे क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो इम्यूनोजेनेसिटी को अफेक्ट करते हैं। यानी कि अगर ये एंटीजन है, इसका काम है इस इम्यून सिस्टम को जाके एक्टिवेट करना और एंटीबॉडी रिलीज कराना या फिर रेस्पॉन्स जनरेट करना। अब ये जो एंटीजन है ये इस इम्यून सिस्टम को कितना ज्यादा इंड्यूस कर सकता है, कितना ज्यादा एक्टिवेट कर सकता है, इसकी कितनी इम्यूनोजेनेसिटी है वो हमको देखना है। वो किस चीज पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो वो एक तो डिपेंड करती है कि जो आपका जो एंटीजन है इसका केमिकल नेचर क्या है, अगर ये आपका एंटीजन प्रोटीन नेचर का होगा तो इम्यूनोजेनेसिटी ज्यादा होगी रेदर देन इट इज ऑफ पॉलीसैकेराइड और इट फैट और इट्स न्यूक्लिक एसिड। सबसे ज्यादा प्रोटीन के पास होती है, उसके बाद शुगर, उसके बाद फैट एंड उसके बाद न्यूक्लिक एसिड एंड शुगर। अच्छा, साइज ऑफ एंटीजन पे भी डिपेंड करता है। तो मीडियम साइज के जो एंटीजन होते हैं वो सबसे अच्छी इम्यूनोजेनेसिटी शो करते हैं, क्योंकि उनकी जो बॉन्डिंग होती है सेल के रिसेप्टर्स के साथ वो अच्छी हो जाती है। बहुत बड़ा होगा या बहुत छोटा होगा तो इम्यूनोजेनेसिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा होगा तो वो जो रिसेप्टर है जो इस एंटीजन को फील करने वाले हैं आके, वो सेल्स जो इस एंटीजन को अपने साथ लेके जाएंगी, रिसेप्ट करके लेके जाएंगी, वो उसको अपने साथ बाइंड ही नहीं कर पाएंगी अगर वो बहुत बड़ा या बहुत छोटा है। तो जो मीडियम साइज के होते हैं, जो मिड साइज के होते हैं, उनकी एंटीजेनिसिटी सबसे ज्यादा होती है। इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कुछ इस तरीके का बनेगा, इस तरीके का।
कि जिसका साइज मिड होगा, जो मिड साइड का होगा, उसकी एंटीजेनिसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। और जो छोटे होंगे बहुत ज्यादा या बहुत ज्यादा बड़े होंगे, उनकी इम्यूनोजेनिसिटी क्या होगी, कम। तो जो मिड साइज के होते हैं उनकी इम्यूनोजेनिसिटी सबसे ज्यादा होती है। अच्छा, अब अगर बात करें स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी की, तो जिसका जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा उतनी ही ज्यादा इम्यूनोजेनिसिटी होगी। यानी एंटीजन जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, इम्यून सिस्टम हमारा उतना ही ज्यादा एक्टिवेट होगा और रेस्पॉन्स भी उतना ही अच्छा रिलीज होगा। बस जो आ रही है। दूसरा है फॉरेननेस टू द होस्ट। अब जिस इंसान के अंदर ये एंटीजन जा रहा है, जिस भी इंसान के अंदर ये एंटीजन जा रहा है, इसके फॉरेननेस कितनी है उस बात पे भी डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए आप है, आप अपने अंदर ऑर्गन ट्रांसफर करा रहे हैं, लेकिन आपने जो ऑर्गन ट्रांसफर कराया है, एक कंडीशन ये है कि आपने किसी फैमिली मेंबर का कराया है, और एक कंडीशन ये है कि आपने बिल्कुल कोई रिलेशन ही नहीं है आपका उससे कराया ट्रांसफर। तो जब आप अपने किसी क्लोजली रिलेटेड फैमिली मेंबर से ट्रांसफर कराते हैं तो वहां फॉरेन नेचर कम होता है, तो आपकी बॉडी जो है वो इम्यून रेस्पॉन्स कम जनरेट करती है। लेकिन आप किसी अनरिलेटेड पर्सन का जो ट्रांसफर करा लेंगे ऑर्गन, तो आपका इम्यून सिस्टम ज्यादा एक्टिवेट करेगा। इसलिए जब भी आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराते हैं, किडनी वगैरह ट्रांसप्लांट कराते हैं, हम देखते हैं कि घर का ही कोई मेंबर होना चाहिए, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ कम रेस्पॉन्स जनरेट करेगा, क्योंकि वो कम फॉरेन नेचर का है। तो कोई भी चीज जितने ज्यादा फॉरेन नेचर की होगी, इम्यूनोजेनिसिटी उतनी ही ज्यादा। नेक्स्ट थिंग है ससेप्टिबिलिटी ऑफ द एंटीजन टू द एंजाइम। कि जो एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, या जो भी एंटीजन है बॉडी में, उसके टिश्यू के एंजाइम्स के लिए कितनी ससेप्टिबिलिटी है। जितनी ज्यादा ससेप्टिबिलिटी होगी उतनी ही ज्यादा इम्यूनोजेनिसिटी होगी। इसका क्या मतलब है कि कोई भी एंटीजन है उसकी ससेप्टिबिलिटी क्या है टिश्यू एंजाइम के लिए। इसका मतलब क्या है, देखो, अगर कोई भी एंटीजन है और इसका टिश्यू के एंजाइम्स के साथ ससेप्टिबिलिटी है, इसका मतलब ये है कि ये टिश्यू के जो एंजाइम्स है ये इस एंटीजन पे एक्ट करेंगे और इस एंटीजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। और जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा तो फिर ये एक मिड साइज का हो जाएगा। एंटीजन किसका हो जाएगा, मिड साइज का हो जाएगा। और जब मिड साइज का हो जाएगा ये एंटीजन, तो इसके खिलाफ इम्यून जो रेस्पॉन्स होगा वो भी कैसा होगा, अच्छा होगा। तो अगर कोई एंटीजन टिश्यू एंजाइम के साथ ससेप्टिबिलिटी रखता है तो टिश्यू एंजाइम उसको ब्रेक डाउन कर देगा इन द मिड साइज स्पीसीज, जिसकी वजह से इम्यून रेस्पॉन्स अच्छा जनरेट होगा। इसलिए जितनी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा टिश्यू एंजाइम के लिए, उतनी इम्यूनोजेनिसिटी ज्यादा। कुछ और चीजें होती है जैसे कि जेनेटिक फैक्टर या इंसान का कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर भी इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करता डिपेंड करता है, इम्यूनोजेनिसिटी डिपेंड करती है। सेम एंटीजन जा रहा है दो लोगों के अंदर, लेकिन दोनों के अंदर उसका जो रेस्पॉन्स है वो डिफरेंट जनरेट हो रहा है। अगर कोई ऐसा इम्यूनो डेफिशिएंट है, उसकी इम्यून सिस्टम उसका कमजोर है, वो इंसान वीक है, माल न्यूट्रिशन है या सेंसिटिव है, ठीक है, अगर इम्यूनो डेफिशिएंट है यानी उसकी इम्यूनिटी उसका जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो उसके अंदर फिर जो इम्यूनोजेनिसिटी होगी वो भी क्या होगी, कम जनरेट होगी। तो जेनेटिक फैक्टर और कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिपेंड करता है। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज डोज ऑफ एंटीजन, कि एंटीजन की कितनी डोज ली है उसमें भी डिपेंड करता है। आपको ये लगता होगा कि अगर आप बहुत ज्यादा डोज दे दोगे तो उतना ही ज्यादा अच्छा रेस्पॉन्स जनरेट होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ भी आप देखेंगे कि जो मिड साइज का या रिक्वायर्ड अमाउंट का जो ऑप्टिमल डोज होगी एंटीजन की, जब वो बॉडी में जाती है तभी अच्छी इम्यूनोजेनिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब इसका रीजन क्या है, देखो, टू लिटिल डोज होगी, बहुत ज्यादा छोटी डोज होगी तो वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पाएगी, तो इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ रेस्पॉन्स जनरेट नहीं कर पाएगा। बात आती है टू लार्ज डोज की, जब आप बहुत ज्यादा अमाउंट में डोज दे देते हैं ना, तो इम्यून टॉलरेंस जनरेट हो जाती है। क्या जनरेट हो जाती है, इम्यून टॉलरेंस जनरेट हो जाती है। अब ये क्या मतलब, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वो जो एंटीजन आपकी बॉडी में जा रहा है उसको जो रिसेप्ट करने वाला सेल है वो क्या हो जाता है, डिसेंसिटाइज हो जाता है। जब बहुत ज्यादा सेम एंटीजन को वो रिसीव करते रहता है, वो रिसेप्टर सेल्स होती है वो रिसीव करती रहती है, वो रिसेप्टर सेल्स है वो डिसेंसिटाइज हो जाती है। इसकी वजह से हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन की वजह से, इसलिए अच्छा सा इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट नहीं होता। एक चीज है हम जिसके बारे में बात करेंगे, दैट इज एडजुवेंट। एडजुवेंट क्या होता है, एडजुवेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारी इम्यूनोजेनिसिटी, किसी भी एंटीजन की इम्यूनोजेनिसिटी बढ़ा देते हैं। यानी कि एडजुवेंट क्या करेंगे, किसी एंटीजन की इम्यूनोजेनिसिटी बढ़ा देंगे। इम्यूनोजेनिसिटी क्या है कि किसी भी एंटीजन का इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके एंटीबॉडी प्रोडक्शन कराना। तो ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस है जो इम्यूनोजेनिसिटी इंक्रीज करा देते हैं, एनम है, मिनरल ऑयल है, लाइक लिक्विड पैराफिन एंड फ्लूम्स एडजुवेंट। तो ये वो सब्सटेंसेस है जो किसी भी एंटीजन की इम्यूनोजेनिसिटी को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। यानी अब वो चीज और ज्यादा इफेक्टिव तरीके से इम्यून सिस्टम को प्रोवोक करेगी और उसको रेस्पॉन्स जनरेट करने में हेल्प करेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिफरेंट क्लासेस ऑफ द एंटीजन, कि एंटीजन कितने तरह के होते हैं। तो बेसिकली देखो, हमने इनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है टी डिपेंडेंट एंटीजन और एक है टी इंडिपेंडेंट एंटीजन। देखो, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर अच्छे से देखे हैं तो आपको मैंने एक चीज बताई थी कि कोई भी एंटीजन जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो सबसे पहले जाके मिलता है हमारी बॉडी की एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से। किससे, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कई तरह की होती है, जैसे ये हो सकती है कोई मैक्रोफेज, ये हो सकती है डेंड्राइटिक सेल, या ये हो सकती है कोई बी सेल, ठीक है। तो जब भी एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो सबसे पहले उसको कौन पिक करता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास एक मॉलिक्यूल होते हैं जिनको हम बोलते हैं एमएससी। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो होती है, इनके सरफेस पे क्या होते हैं, एमएससी होते हैं। वो एमएससी क्या करते हैं, इस एंटीजन को अपने ऊपर बाइंड कर लेते हैं और बाइंड करके किसके पास ले जाते हैं, टी सेल के पास। किसके साथ, टी सेल के पास।
टी सेल के पास होते हैं टी सेल रिसेप्टर। क्या होता है? टी सेल रिसेप्टर। वो इस एंटीजन को देखते हैं और एंटीजन को देख के किसके पास मैसेज भेजते हैं? बी लिम्फोसाइट के पास। किसके पास मैसेज भेजते हैं? बी लिम्फोसाइट के पास। क्या बनाओ? एंटीबॉडी बनाओ। इस एंटीजन को क्या करना है? किल करना है। तो यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी बनवा रहा है, लेकिन किसकी हेल्प से? टी सेल की हेल्प से। तो ये कैसा है? टी डिपेंडेंट है। लेकिन अगर कोई स्मार्ट एंटीजन है, वो टी सेल के पास जाना ही नहीं चाहता, वो डायरेक्ट किसके पास जाता है? बी सेल के पास। और डायरेक्ट बी सेल के पास जाके एंटीबॉडी बनवा रहा है, तो यह टी इंडिपेंडेंट है। तो बात समझ में आई? टी डिपेंडेंट और टी इंडिपेंडेंट। अगर कोई एंटीजन पहले टी सेल के पास जाता है और टी सेल पर मैसेज भेजती है बी सेल को कि एंटीबॉडी बनाओ, तो यह टी डिपेंडेंट एंटीजन। लेकिन कोई एंटीजन डायरेक्ट बी सेल के पास जा रहा है और डायरेक्ट बी सेल से एंटीबॉडी बनवा रहा है, तो यह टी इंडिपेंडेंट एंटीजन। अगर मैं अपनी बॉडी के बारे में बात करूं, तो हमारी बॉडी में जो भी एंटीजन एंटर करते हैं, ज्यादातर कैसे होता है? टी डिपेंडेंट। मतलब पहले वो किसको एक्टिवेट करेंगे? टी सेल्स को। टी सेल मैसेज भेजेंगे किसको? बी सेल को। फिर बी सेल क्या करेंगी? एंटीबॉडी। तो ये क्या होता है? डिपेंडेंट होता है किस पे? टी सेल्स पे। टी सेल्स फिर बी सेल्स को मैसेज भेजेंगी, तब किसका होगा? एंटीबॉडी का प्रोडक्शन। स्ट्रक्चरली जो टी डिपेंडेंट एंटीजन जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं और मेनली प्रोटीन इन नेचर के होते हैं। इसमें फायदा क्या है? इसमें फायदा ये है कि जो एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर करता है ना, ये टी सेल्स क्या करती हैं? उसकी एक मेमोरी क्रिएट करके रख लेती है, तो उसकी मेमोरी प्रेजेंट हो जाती है। ये मेमोरी क्या करती है? नेक्स्ट टाइम सेम एंटीजन जब आपकी बॉडी में एंटर करेगा ना, तो ये मेमोरी बहुत काम आएगी। ये क्विक रेस्पॉन्स जनरेट करेगी। फिर आपका इम्यून सिस्टम उसी एंटीजन के खिलाफ क्विक रेस्पॉन्स जनरेट करेगा, क्योंकि उसकी प्रीवियस मेमोरी आपके पास स्टोर्ड है। ये प्रीवियसली जब आपकी बॉडी में एंटर किया था, तो आपने इसको कैसे किया? अच्छा, टी डिपेंडेंट एंटीजन की एक और खास बात होती है कि इस केस में क्या होता है कि हमारे पास एंटीजन के खिलाफ हर तरह की एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। हर तरह की एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। इसको बोलते हैं आइसोटाइपिक स्विचिंग। इसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो होता क्या है? नेचुरली अगर आपकी कोई बी सेल है और इसको एक्टिवेट किया जाता है कोई एंटीजन, इस बी सेल को कोई एंटीजन डायरेक्ट जाके क्या करता है? एक्टिवेट करता है। तो इसके पास कैपेसिटी होती है कि ये सिर्फ और सिर्फ आईजीएम बना सकती है। क्या बना सकती है? आईजीएम बना सकती है। लेकिन अगर इस बी सेल के पास मैसेज कहां से आता है? टी सेल से मैसेज आता है। कहां से? टी सेल से मैसेज आता है एंटीबॉडी बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? एंटीबॉडी बनाने के लिए। तो ये आईजीजी भी बनाएगा, ठीक है, आईजीए भी बनाएगा, आईजीएम भी बनाएगा, आईजीडी भी बनाएगा और आईजीई भी बनाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोटाइपिक स्विचिंग। आइसोटाइपिक स्विचिंग। तो फायदा किसमें है? अगर एंटीजन डायरेक्ट आके बी सेल से कॉन्टेक्ट कर रहा है, तो सिर्फ आईजीएम बनती है, लेकिन टी सेल के थ्रू मैसेज आके सारी एंटीबॉडी बनती है। तो ऑल टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी बनती है किस केस में? टी डिपेंडेंट एंटीजन के केस। ठीक है, अब देखो एक और क्या फायदा है? टी डिपेंडेंट एंटीजन की जो होती है वो रेस्पॉन्स अच्छा होता है, मोर इफेक्टिव होता है, क्योंकि इस केस में सीएमआई सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एएमआई एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी दोनों मिलकर वर्क करती हैं। क्योंकि क्या हुआ था कि जब आपका ये एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर किया था और आपने इसको किससे मिलवाया था? टी सेल से मिलवाया था। कहां से मिलवाया था? टी सेल से मिलवाया था। तो टी सेल ने एक मैसेज तो भेजा था किसके पास? इन बी सेल्स के पास कि एंटीबॉडी बनाओ। इसने एक मैसेज और भेज दिया था किसके पास? टी किलर सेल के पास, इस एंटीजन को आके मार। तो यहाँ दो तरफा काम हो रहा है। एक तो टी किलर सेल उस एंटीजन को मार रही है और एक बी सेल एंटीबॉडी बना के उसको काम मार रही है। तो एक तरफ तो सेल जाके मार रही है, दैट इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और एक तरफ ये एंटीबॉडी जाके मार रही है, दैट इज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो इस केस की वजह जो एंटीजन होते हैं, टी डिपेंडेंट एंटीजन होते हैं, उनके ऊपर सीएमआई और एएमआई दोनों मिलकर वर्क करते हैं। लेकिन वहीं अगर आप टी इंडिपेंडेंट एंटीजन की बात करो, तो ये लेस कॉमन होते हैं, कम देखने को मिलते हैं। यहाँ ये टी सेल के पास नहीं जाते, ये डायरेक्ट क्या करते हैं? बी सेल को इंड्यूस करते हैं और उससे एंटीबॉडी बनवाते हैं डायरेक्ट बी सेल पे जाके। ठीक है, अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखो तो सिंपल होता है एज कंपेयर टू टी डिपेंडेंट एंटीजन। ये बेसिकली क्या होता है? कैप्सूलर पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, लिपोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं। और इसमें क्या होता है? देखो इनकी मेमोरी क्रिएट नहीं होती, क्योंकि मेमोरी क्रिएट करने का काम किसका था? टी मेमोरी सेल का, और टी सेल के पास तो ये गया ही नहीं, तो इस केस में मेमोरी क्रिएट नहीं होती। ठीक है, अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि एंटीजन डायरेक्टली बी सेल को जाके एक्टिवेट करेगा, तो सिर्फ क्या बनेगा? आईजीएम बनेगा। तो बेसिकली इसमें सिर्फ आईजीएम और आईजीजी का सिर्फ आईजीजी3 वाला पार्ट बनता है। आईजीजी होती है 4 तरह की होती है, G1 G2 G3 G4। बट अगर आपने डायरेक्टली बी सेल को इंड्यूस किया है, तो ये सिर्फ दो ही बना पाएगा, आईजीएम एंड आईजीजी3। बाकी GAMDE सारी नहीं बनेंगी, क्योंकि वो टी सेल के पास नहीं गया। टी सेल से मैसेज आता तभी बनती है। तो टी इंडिपेंडेंट एंटीजन की केस में सिर्फ आईजीएम एंटीबॉडी बनती है, क्योंकि इसमें आइसोटाइपिक स्विचिंग नहीं होती। इस केस में क्या होता है? सिर्फ एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी बनती है, क्योंकि आपने डायरेक्ट जाके बी सेल को इंड्यूस किया। ठीक है, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखे हैं ना, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई। बात समझ आ रही है आपको? तो ये हमने बात करी टाइप्स ऑफ एंटीजन के बारे में। अब हम एक चीज और समझेंगे, सुपर एंटीजन क्या होता है। तो देखो होता क्या था, मैंने आपको बताया था कि कोई भी एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर करता है, ये कोई भी एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर किया, तो इसको सबसे पहले कौन उठाता है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उठाती है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन सी हो सकती है? डेंड्राइटिक सेल, मैक्रोफेज और बी सेल। अच्छा, इन्होंने एमएससी की हेल्प से इस एंटीजन को उठा लिया। अब इस एंटीजन को लेके कहां जाती है? टी सेल के पास जाती है। टी सेल इसको कैसे पहचानती है? टी सेल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की हेल्प से। तो बेसिकली क्या होता है, कोई भी एंटीजन जब बाइंड होता है ना, तो ये इस टी सेल की क्लेफ्ट में बाइंड होता है। कहां बाइंड होता है? ये जो क्लेफ्ट है, ये जो स्पेस है, इस क्लेफ्ट में बाइंड होता है। ठीक है, लेकिन अगर वो एंटीजन सुपर एंटीजन है, क्या है? सुपर एंटीजन है, तो वो इस क्लेफ्ट की प्रॉपर पोजीशन में बाइंड ना होके
टर्मिनल एंड पे बाइंड होता है, लेटरल पार्ट में बाइंड होता है, और लेटरल पार्ट में भी किस पे, बीटा चेन पे। अगेन अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखे हैं तो मैंने जब आपको टी सेल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स पढ़ाया था तो मैंने आपको वहां बताया था कि देखो ये एंटीजन है और ये एंटीजन इस क्लेफ्ट में जाके बाइंड हो रहा है, ये एंटीजन है, ये इस क्लेफ्ट में जाके बाइंड हो रहा है, और क्लेफ्ट में दो चेन है, अल्फा चेन और बीटा चेन। तो यहाँ तो ये बीच में क्लेफ्ट में जाके बाइंड होता है, लेकिन अगर ये एंटीजन क्लेफ्ट में जाके बाइंड ना होकर यहाँ बाइंड होता है, कहाँ पे, बीटा चेन की साइड, इस जगह जाके बाइंड होता है, तो इसको हम बोलते हैं सुपर एंटीजन। क्या बोलते हैं, सुपर एंटीजन, जो क्लेफ्ट में जाके बाइंड नहीं हो रहा, लेटरल साइड में जाके क्या हो रहा है, बाइंड हो रहा है। अच्छा सर, इस लेटरल साइड में बाइंड होने से क्या हो जाता है, इससे ये हो जाता है कि ये क्या करता है, मोर देन 20% टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से मैसिव प्रोडक्शन होता है किसका, साइटोकाइन्स का और लिम्फोकाइन्स का। इसकी वजह से क्या आते हैं, कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, लाइक टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। कैसे कॉम्प्लिकेशन आएंगे, डिपेंड अपॉन द सुपर एंटीजन। जैसे कि अगर स्टेफाइलोकोकस का टॉक्सिन है तो जो आपको देखने को मिलेगा वो है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। कुछ अदर भी सुपर एंटीजन होते हैं, लाइक स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिन, लाइक जर्सीनिया एंटेरोकोलिथिया, जर्सीनिया सूडोट्यूबरकुलोसिस, रेबीज एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये भी किसकी तरह वर्क करते हैं, सुपर एंटीजन की तरह वर्क करते हैं। मैंने आपको एंटीजन पढ़ा दिया। एक चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि सर कोई भी एंटीजन होता है, कोई भी एंटीजन हो, वो इम्यून सिस्टम को क्या करता है, हमारे को एक्टिवेट करता है, उसके खिलाफ रेस्पॉन्स जनरेट करवाता है, वो एंटीबॉडी होती है, वो एंटीबॉडी इस एंटीजन को आके किल कर देती है। यही थी कहानी, ठीक है सर। तो हमारी बॉडी में भी तो बहुत सारे एंटीजन होते हैं, सेल्फ एंटीजन जिनको बोलते हैं, सेल्फ एंटीजन। जैसे अगर आप याद करें, आपकी आरबीसी की सरफेस पे एक एंटीजन था जिसको हमारे एंटीजन बोलते हैं। ये तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारी बॉडी में ऐसे हजारों लाखों एंटीजन है। तो ऐसा होना चाहिए कि हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट होना चाहिए और इन सारे एंटीजन को मार देना चाहिए, हमारी आरबीसी को मार देना चाहिए, सारे हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स है सबको मार देना चाहिए, क्योंकि सबके पास एंटीजन होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आपको एक चीज याद रखनी है, एंटीजन दो हैं। एक वो जो फॉरेन मैटर है, जो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, जो बाहर से आया है, जो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, वो हमारे इम्यून सिस्टम पे एक्ट करता है और उसको क्या कर सकता है, एक्टिवेट कर सकता है, और उसके अगेंस्ट क्या होता है, रेस्पॉन्स जनरेट होता है। लेकिन जो हमारे सेल्फ एंटीजन होते हैं उनके खिलाफ रेस्पॉन्स जनरेट नहीं होता। रीजन क्या है, जब आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा था, जब आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा था, या फिर जिस टाइम पे इम्यूनोजेंस जो होती हैं, इम्यून सेल्स जो होती हैं, वो मैच्योर हो रही होती हैं, उस टाइम पे हमारी जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं, ये हमारे सारे एंटीजन का इंट्रोडक्शन करा देती है। यानी कि हमारी बॉडी के जितने खुद के एंटीजन है उनका पहले से ही इंट्रोडक्शन करा दिया जाता है, किसके साथ, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के साथ, कि आपको इन पे अटैक नहीं करना है। ये कब होता है, ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होता है। साथ ही साथ जब आपकी जो टी सेल्स होती है या बी सेल्स होती है, उनका जब मैच्योरेशन होता है, टी सेल का मैच्योरेशन होता है थैलेमस में, बी सेल का मैच्योरेशन होता है बोन मैरो में। तो जब आपकी जो इम्यून सेल्स होती है, इनका जब मैच्योरेशन होता है, उस मैच्योरेशन के टाइम पे और आपकी एम्ब्रियोनिक पीरियड के टाइम पे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं, आपकी बॉडी के सारे एंटीजन का इंट्रोडक्शन करा चुकी होती हैं कि इनके खिलाफ कोई भी रेस्पॉन्स जनरेट नहीं करना है। इसलिए आपकी बॉडी के जो खुद के एंटीजन है उनके खिलाफ रेस्पॉन्स जनरेट नहीं होता, सिर्फ बाहर से आने वाले एंटीजन के खिलाफ ही रेस्पॉन्स जनरेट होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।